अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अरफान अली। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है या आज का जो लेक्चर है इसमें हम थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, कुछ नए एग्जांपल्स को देखेंगे और कुछ एक दो न्यू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा को भी हम पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों को ठीक से समझ आए और ये अंडरस्टैंडेबल हो। चलें इसको। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में वो ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पहले तो ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे जिसमें बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, पाई चार्ट है एंड ओगाइफ। ये सब हम इसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। ना ये जो बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो ये जस्ट रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और फ्रीक्वेंसी कर्व है और ओगाइफ है, ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये न्यू है हमारे लिए। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो न्यू रिप्रेजेंटेशन है डाटा की ग्राफिकल फॉर्म में, ये किस तरह से हम बना सकते हैं। इसी तरह जो पाई चार्ट है वो भी हम लोगों ने पहले इसको स्टडी किया हुआ है, तो इसी को हम नेक्स्ट किसी न्यू एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। चलें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से क्या मतलब है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब सिंपल ये होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज ग्राफ्स, यानी कोई भी जो डाटा सेट आपके पास स्टैटिस्टिकली जो कि आपने कलेक्ट किया होता है उसको अगर आप ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में अगर आप उसको डिस्प्ले करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ये। अब ये हम क्यों करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के जो हमारे पास एक ही मकसद होता है वो ये होता है कि जो भी डाटा आपके पास मौजूद है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाए, यानी उसको देखने के बाद आप समझ जाएं कि इस डाटा में क्या चीज़ लिखी हुई है, उसको एनालाइज करना ईजी हो जाए, उससे नतीजा अखज़ करना आसान हो जाए। तो ये हमारा इसका मकसद होता है। ओके, सेकंड पॉइंट इज़ विलियम प्लेफेयर जो कि एक स्कॉटिश इंजीनियर है था, ज़ाहिर अब ये फौत हो चुका है, इन्वेंटेड स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। इसने सबसे पहले स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स को इन्वेंट किया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग कैन बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चार फिगर्स हमने नीचे बनाई हुई हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बार डायग्राम है, उसके बाद हिस्टोग्राम है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, और जो फोर्थ फिगर है ये पाई चार्ट है जो कि आप लोगों ने पहले भी इसको देखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मूव ऑन। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डाटा जो पढ़ रहे हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा वो ये है कि डाटा आर प्रेजेंटेड पिक्टोरिकली, यानी पिक्टोरियल, यानी उस पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि पिक्चर्स को समझना ज़्यादा इजी है बजाय कि नंबर्स के फॉर्म में आप उसको पेपर में लिखें। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि जो डाटा है वो पिक्टोरियली वो प्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि गिव बेटर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से ग्राफिकली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसमें जाके इनसाइट का मतलब होता है उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ मेक्स द प्रेजेंटेशन आई कैचिंग। अब जो भी डाटा आपके पास होगा वो आई कैचिंग भी बन जाता है। आई कैचिंग मतलब जो देखने में अच्छा लगे। देखें, एक नंबर्स हैं जो कि पेपर में लिखे हुए हैं, नंबर्स 1 2 3 4, वो देखने में इस तरह से अच्छे नहीं है, लेकिन उसी नंबर्स को अगर मैं ग्राफ्स के फॉर्म में मुख्तलिफ कलर्स के साथ बना दूंगा तो वो आई कैचिंग बन जाते हैं चीज़ें, यानी कि वो देखने में फिर अच्छी लगती हैं, अपीलिंग करती हैं वो चीज़ें। उसके बाद जो पॉइंट है वो है डाटा बिकम मोर लॉजिकल, यानी कि ज़्यादा क्लियर बन जाता है डाटा और लॉजिकल भी बन जाता है। कंपैरिजन बिकम इजी, अगर दो तरह के डाटा है और उसको ग्राफ्स की फॉर्म में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो उन दोनों ग्राफ्स को आप ग्राफिकली देख कर बता सकते हैं या उनके दरमियान आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा डाटा ज़्यादा बेहतर है। कैन ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, यानी डाटा से हम नतीजा भी निकाल सकते हैं जो कि आम हालात में विदाउट ग्राफ्स निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। गिव द स्प्रेड ऑफ डाटा, ग्राफ से हमें ये भी पता लग जाता है कि डाटा का स्प्रेड कितना है, यानी डाटा
बेसिकली अगर आपके पास गिवन है तो उसमें हमें ये नहीं बता सकते हैं कि इसका स्प्रेड कितना है। स्प्रेड का मतलब होता है कि डाटा का आपस में कितना ज़्यादा फासला है, ठीक है। तो ये डाटा का जो स्प्रेड है ये आगे जाके हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जब हम चीज़ों को मैथमेटिकली देखेंगे। तो अभी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लिखी हुई हैं जो कि स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स हैं, जिसमें बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट एंड आर्काइव। तो आगे हम लेक्चर में नेक्स्ट जो स्लाइड्स आ रही हैं उसमें हम इन्हीं टाइप्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। स्लाइड। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो बार डायग्राम है। अब बार डायग्राम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में। इसमें क्या होता है, ये इसको हम बार चार्ट भी कहते हैं, बार डायग्राम को, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ चार्ट दैट प्रेजेंट्स ग्रुप डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रुप डाटा होता है उसको रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उन रेक्टेंगुलर बार्स की जो हाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जो कि वो वैल्यूज़ को जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, और कॉमन भी है, अ कॉमन मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। अच्छा, बार्स को हम या तो वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली भी। तो इसमें हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हमने देखा था कि जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें हमने ज़्यादातर जो बार्स हमने ड्रॉ किए थे वो वर्टिकली ही किए थे। तो वर्टिकली ड्रॉ करना ज़्यादा रिलेटिवली ईजी रहता है और इसको हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं। तो हम यहाँ पर भी इसी लेक्चर में हम वर्टिकल बार्स ही को कंसिडर करेंगे, और उनकी जो स्पेसिंग होती है रेक्टेंगुलर बार्स के दरमियान वो इक्वल होती है, ठीक है। तो और लास्ट पॉइंट ये है कि वर्टिकल बार डायग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड एज कॉलम बार चार्ट। इसको हम कॉलम बार चार्ट भी कहते हैं क्योंकि वर्टिकल बार डायग्राम में जो हमारे पास डायग्राम्स होती हैं वो वर्टिकली आती हैं, तो कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कॉलम बार चार्ट। चले अब हम नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है बार डायग्राम। तो इसमें हमारे पास जो वर्टिकल बार डायग्राम है उसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसको हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब है जो भी आपकी क्लासेस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। सो ईच बार रिप्रेजेंट्स अ क्लास एंड हाइट ऑफ द बार इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम। अब यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है उसमें देखें कि दो कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं, एक में ईयर लिखा है और दूसरे में पास परसेंटेज। ये बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट हुए हैं डिफरेंट ईयर्स में। मिसाल के तौर पे 2000 से 2001 के दरमियान 76 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, फिर 2001 से 2002 के दरमियान 83 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, फिर 2002 से 2003, 2003 से 2004 एंड 2004 टू 2005 ये डिफरेंट नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे आएंगी, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कहाँ पर होंगी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ईयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि 2000 से लेकर 2001 तक ये फर्स्ट ईयर है, उसको हमने एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है। ऊपर जो हमारे पास अपर राइट कॉर्नर पर जो ग्राफ डायग्राम बना हुआ है वो बार डायग्राम है, और इसी तरह 2001 से 2002 के लिए थोड़ा सा मैंने फासला दिया है उसको वहाँ पर लिखा है। फिर उसी इक्वल लेंथ की स्पेसिंग के साथ 2002 से 2003 तक लिखा हुआ है, फिर 2003 से 2004 आगे लिखा है, फिर 2004 से 2005 तक लिखा हुआ है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि इस केस में पास परसेंटेजेस हैं वो हमने वर्टिकल एक्सेस में लिखा हुआ है। वर्टिकल एक्सेस में मैंने जो स्केलिंग ली है वो 10-10 के लिए है, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक हम गए हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट है वो 90 तक है। तो अब आप अगर आप देखें कि 2000 से लेकर 2001 तक हमारे पास 76 स्टूडेंट्स हैं, तो वो देखें जो वर्टिकल डायग्राम मैंने बनाया है, यानी वर्टिकल डायग्राम जो कि ब्लू कलर का है वो 70 और 80 के दरमियान कहीं पर आ रहा है। तो ये वर्टिकल डायग्राम जो है ये बार को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर को शो कर रहा है। इसी तरह हर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक रेक्टेंगल बनाते जाना है जिसकी जो हाइट है वो 5% के लिहाज से हम उसको लिखते जाएंगे। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है या बार डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि बार डायग्राम के भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन। अब हमारे पास इसमें दो तरह की मेजर टाइप्स हैं। एक है सिंपल बार डायग्राम जो कि हमने
पिछली स्लाइड में ये अभी लास्ट एग्जांपल में देखी थी। और उसके बाद है मल्टीपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है कि आइटम्स आर टू बी कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। अगर तो डाटा सेट में एक ही कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है तो उसको हम सिंपल बार डायग्राम से शो कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल डायग्राम उस वक्त हमारे पास यूज़ होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, तो उसको हम फिर यूज़ करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम के थ्रू और फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। अब नीचे देखें कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। जो हमारे पास सबसे लेफ़्ट साइड पर जो फर्स्ट डायग्राम है वो वही डायग्राम है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में की थी और ये सिंपल बार डायग्राम है। जो सेकंड ग्राफ है मल्टीपल बार ग्राफ, ये हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें देखें अगर आप नीचे लिखे हुए एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, एप्रिकॉट्स एंड ग्रेप्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के करेक्टरिस्टिक हैं ईयर्स के लिहाज से। 3 तरह के ईयर्स दिए हुए हैं 1999, 2000 एंड 2001। 3 तरह के जो डायग्राम्स या करेक्टरिस्टिक है उसको हमने 3 वर्टिकल बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो इस वजह से इसको हम मल्टीपल बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, आगे इसी तरह मल्टीपल बार ग्राफ की एक और टाइप आ जाती है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स हो गई। अच्छा, इससे पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि हम वर्टिकल बार के अलावा हॉरिजॉन्टल बार भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखें वर्टिकल बार के अलावा अगर हम हॉरिजॉन्टल बार को बनाना चाहें, बल्कि हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो है उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया फॉर द पर्पज़ ऑफ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या होता है ये ज़ाहिर है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसी को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो अनदर सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। नाउ वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड एज कॉलम्स। यहाँ पर हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं उसको हम कॉलम्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द हाइट ऑफ द कॉलम कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन होगी वो हाइट के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, टेल्स हाउ मैनी आइटम्स आर इन ईच न्यूमेरिकल कैटेगरी एंड हिस्टोग्राम रिजेंबल्स बार डायग्राम बट विद डिफरेंसेस। अच्छा, ये जो हिस्टोग्राम है तकरीबन आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तकरीबन बार डायग्राम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंट क्या है कि इन हिस्टोग्राम द कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग ईच क्लास आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड नो स्पेस बिटवीन दैम। बार डायग्राम में हमने ये देखा था कि जो रेक्टेंगल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग आ रही थी, दरमियान में कोई ना कोई गैप था। लेकिन हिस्टोग्राम में हमारे पास कोई गैप नहीं होगा, यानी एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ इंटर बार स्पेस डिनोट कंटिन्यूटी ऑफ क्लासेस। क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो कंटिन्यूटी के थ्रू होती हैं, यानी एक क्लास जहाँ से ख़त्म हो रहा है दूसरी क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। इस वजह से हिस्टोग्राम में हमारे पास गैप्स नहीं आएंगे रेक्टेंगल्स के दरमियान। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में जैसे कि आपको पहले भी पता है कि क्लास इंटरवल्स जो हैं उसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हम वाई एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स यूज्ड आर यूजुअली ऑफ इक्वल विड्थ, और ज़्यादातर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, यानी जो उसमें एच की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड हाइट ऑफ द बार, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो एरिया और उसके हाइट के मुताबिक हम उसको एडजस्ट करते हैं। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये देखें एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक क्लास लिखा है और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। क्लास है 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन 40 से 50 तक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने नेक्स्ट कॉलम में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो क्लासेस को हमने कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस के अंदर रखना है। तो एक्स एक्सिस में देखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, हर एक के लिए अलग-अलग मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। अब जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसके लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, तो हमने वाई एक्सिस में जो स्केलिंग ली है वो 0 से लेकर 20 तक ली है विद 2 स्पेसिंग। अब 0 से लेकर 10 तक हमारे पास क्योंकि 7 तक फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो रेक्टेंगल की हाइट है वो 6 से थोड़ा सा ऊपर 7 तक जाएगी। इसी तरह 10 से लेकर 20 तक उसकी फ्रीक्वेंसी 13 है तो 12 से थोड़ा सा ऊपर गया है जो कि रेड कलर से शो हो रहा है। इसी तरह बाकी रेक्टेंगल्स भी इसी तरह से बनते जाएंगे। तो अगर आप देखें कि जो रेक्टेंगल्स हैं ये बिल्कुल ही क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर हैं और इनमें कोई गैप नहीं है, तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि हिस्टोग्राम को हम एक बहुत ही यूज़फुल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि हम डाटा की सिमेट्री भी और स्प्रेड को जान सकते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू। और यहाँ पे देखें कुछ ग्राफ्स मैंने बनाए हुए हैं, तो इसमें अगर आप देखें जो फर्स्ट डायग्राम है जो कि लेफ़्ट साइड पर है ये एक हिस्टोग्राम बना हुआ है।
इस हिस्टोग्राम को अगर आप देखें तो ये लोएस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हाई जा रहा है, फिर ये लो पर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो डाटा है, इसमें डाटा के अंदर आपको एक सिमेट्री नज़र आ रही है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो डाटा है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट डायग्राम है वो भी हमारे पास हिस्टोग्राम बना हुआ है, और जो नेक्स्ट थर्ड डायग्राम है उसमें आप देखें तो यहाँ पर भी एक सिमेट्री नज़र आ रही है जो कि कर्व से डिनोट हो रहा है, यानी कि पीछे से उसके हिस्टोग्राम की जो है बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो ये माउंटेन जैसी उसकी शेप आ रही है, जिसको हम स्क्यूनेस या सिमेट्री ऑफ डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हिस्टोग्राम का जो एरिया होता है, यानी जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, वो बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है उसकी एक क्लास की। तो इसका एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सिमेट्री वगैरह की जो डाटा की जो सिमेट्री है वो हम इससे मालूम कर सकते हैं, ठीक हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की टाइप है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ ये हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जो कि हमने पहले स्टडी नहीं की हुई। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या? सो इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इज ऑब्टेन्ड। सो सबसे पहला जो स्टेप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने का वो ये है कि हर क्लास में आपने उसका एक मिड वैल्यू लेनी है, यानी दरमियान की वैल्यू को आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन अ ग्राफ पेपर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास, यानी हर मिड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करने, ठीक है। द पॉइंट्स आर देन जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। फिर आखिर में हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन टू मीट एक्स एक्सिस। अब जाहिर है जब आप पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक्स एक्सिस को वो मीट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से एक्स एक्सिस को खुद से मीट करवा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जॉइन टू द लोअर लिमिट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी जो भी आपकी फर्स्ट क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है उसको हम फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइन करवाते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट आपके पास क्लास है उसका जो अपर लिमिट होगा वो लास्ट पॉइंट से ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। दस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड ग्राफ। तो इस तरह से ये क्लोज्ड ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास इसकी शक्ल आएगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, ठीक है। द ग्राफ नाउ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है बार डायग्राम। तो इसमें हमारे पास जो वर्टिकल बार डायग्राम है उसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसको हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब है जो भी आपकी क्लासेस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। सो ईच बार रिप्रेजेंट्स अ क्लास एंड हाइट ऑफ द बार इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम। अब यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है उसमें देखें कि दो कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं, एक में ईयर लिखा है और दूसरे में पास परसेंटेज। ये बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट हुए हैं डिफरेंट ईयर्स में। मिसाल के तौर पे 2000 से 2001 के दरमियान 76 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। फिर 2001 से 2002 के दरमियान 83 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। फिर 2002 से 2003, 2003 से 2004 एंड 2004 टू 2005 ये डिफरेंट नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे आएंगी, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कहाँ पर होंगी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ईयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि 2000 से लेकर 2001 तक ये फर्स्ट ईयर है, उसको हमने एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है। ऊपर जो हमारे पास अपर राइट कॉर्नर पर जो ग्राफ डायग्राम बना हुआ है वो बार डायग्राम है। और इसी तरह 2001 से 2002 के लिए थोड़ा सा मैंने फासला दिया है, उसको वहाँ पर लिखा है। फिर उसी इक्वल लेंथ की स्पेसिंग के साथ 2002 से 2003 तक लिखा हुआ है। फिर 2003 से 2004 आगे लिखा है। फिर 2004 से 2005 तक लिखा हुआ है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि इस केस में पास परसेंटेजेस हैं वो हमने वर्टिकल एक्सेस में लिखा हुआ है। वर्टिकल एक्सेस में मैंने जो स्केलिंग ली है वो 10-10 के लिए है, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक हम गए हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट है वो 90 तक है। तो अब अगर आप देखें कि 2000 से लेकर 2001 तक हमारे पास 76 स्टूडेंट्स हैं, तो वो देखें जो वर्टिकल डायग्राम मैंने बनाया है, यानी वर्टिकल डायग्राम जो कि ब्लू कलर का है वो 70 और 80 के दरमियान कहीं पर आ रहा है। तो ये वर्टिकल डायग्राम
जो है ये बार को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर को शो कर रहा है। इसी तरह हर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक रेक्टेंगल बनाते जाना है, जिसकी जो हाइट है वो 5% के लिहाज से हम उसको लिखते जाएंगे। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है, या बार डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि बार डायग्राम के भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।